तो क्या तुमको मालूम है कि ये दोनों सेम ही बातें हैं। एक व्यक्ति है जो कि इंटरनेट पे अगर किसी को नाचते हुए देखता है कम कपड़ों में और उसका सब्सक्रिप्शन खरीदता है ये बोल करके आय हाय मज़ा आ गया, और दूसरा व्यक्ति जो उनको देखता है और बोलता है आय कितने घटिया लोग हैं, मतलब शर्म नहीं आती है इनको। तो एक तरफ आपका सेक्सुअल अराउजल है और एक तरफ आपका मॉरल डिस्कस्ड है। ये दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं। वेल सेम तो नहीं बट ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। आज के आइडियाज़ अगर आपका दिमाग ना ख़राब करते हैं तो पैसे वापस। ब्रेन के लेवल पर अराउजल और मॉरली डिस्गस्टिंग ये बोलना, ये दोनों के दोनों कज़न हैं। दोनों के फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स बहुत हद तक ओवरलैपिंग है। दोनों में हार्ट रेट बढ़ रहा है, दोनों में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, दोनों के अंदर में लोगों को एफएमआरआई मशीन के अंदर में डालने पर देखने पे पता चल रहा है कि ब्रेन के ओवरलैपिंग हिस्से एक्टिवेट हो रहे हैं। हो सकता है एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आए, लेकिन अलाउ मी टू गिव यू सम मोर एग्जाम्पल विद कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही एक टीनेजर किसी दो लोगों को सेक्स या सेक्स से रिलेटेड स्टेट में देखता है या सोचता है तो इस टीनेजर को मेंटली अराउजल आ सकता है। लेकिन वही अगर ये टीनेजर ये सेम चीज़ अपने माँ बाप को करता हुआ सोचे या उसके दिमाग में इससे रिलेटेड आइडिया आए तो वो तुरंत इसको बोलेगा आय हाय। इंटरनेट पे वो रील्स भरी पड़ी हैं जिसके अंदर में जैसे ही माँ बाप अपने टीनेजर बच्चों के इर्द गिर्द कुछ प्यार वाली एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे डिस्गस्ट की भावना शो करते हैं, बोलते हैं गेट अ रूम, आय हाय करके भाग जाते हैं। Can you give me a Coke, Daddy? Daddy, you want to watch a movie together? Sure. Ew. Wow. What? Who are you referring to as? I love you, Daddy. Hey, Daddy, can you pass me the napkin? Daddy, are you ready to go? Yeah. We got in. अच्छा, जस्ट अ रिमाइंडर कि इस हफ्ते इस वीकेंड हमारी सेक्स एजुकेशन के ऊपर वर्कशॉप है और उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में और वीडियो के आखिर में। किसी व्यक्ति से फिज़िकली इंटीमेट होने का जो प्रोसेस है वो अपने डिस्गस्ट के आइडियाज़ को मिनिमल करने की जर्नी है। वो जर्नी शुरू होती है किसी का थूक चाटने से। जैसे ही मैंने शब्द बोला थूक चाटना, इट इवोक्ड द सेंस ऑफ मॉरल डिस्गस्ट इन यू कि कोई किसी का थूक कैसे चाट सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट अराउजल स्टेट में आते हैं जब किसी के सोर्स से आप थूक चाटते हैं। अगर फिज़िकल इंटीमेसी में की जाने वाली चीज़ें मैं शब्दों के लेवल पर दोहराने की कोशिश करूं तो सारी चीज़ें आप में एक डिस्गस्ट की भावना पैदा करेंगी। चाहे किसी व्यक्ति को शरीर पे अलग जगह चाटना, चूमना या अपनी अपनी फैंटेसीज, फेटिशेस, किंग, यहाँ तक कि आपकी जो जर्नी है ये तीनों शब्द हायरार्की दिखाते हैं कि आपकी कुछ फैंटेसी हैं, फिर कुछ फेटिशेस हैं और कुछ आपके किंक हैं। और इस ही बढ़ते हुए लेवल के अंदर में आप सामने वाले व्यक्ति के साथ जो नॉर्मल कंडीशंस में डिस्गस्ट की भावना पैदा कर सकती है चीज़, वही चीज़ें लोगों के मैक्सिमम अराउजल का प्रतीक बन जाता है। वही किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना, डोमेस्टिक वायलेंस आप में मॉरल डिस्गस्ट की भावना पैदा कर सकता है। लेकिन वही चीज़ BDSM की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, आपने सुना है। आप जानते हैं कि वो कितनी बिकी है या उससे मिलती जुलती चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं या आपके अपने अपने फेटिशेस हैं। फीमेल को ख़तरनाक हार्डकोर वाली कैटेगरी में जैसे ही आप देखते हैं कि फ़ीमेल की मर्ज़ी के बगैर या फ़ीमेल को मतलब ख़तरनाक तरीके से हैंडल किया जा रहा है नॉर्मल लाइफ के अंदर में, तो वो आपके अंदर में फेमिनिज़म की नज़र से एक मॉरल डिस्गस्ट पैदा कर सकती है। लेकिन लड़कियां ही डेटा है सबसे ज़्यादा हार्डकोर या इससे रिलेटेड जो कैटेगरीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च करती हैं। वही चीज़ जो इस दुनिया में उनके लिए मॉरल डिस्गस्ट का आइडिया बन रहा था, वही चीज़ एक प्राइवेट वर्ल्ड में उनको
अ सेंस ऑफ अराउजल भी दे सकती हैं। तो कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे कि एक व्यक्ति जो इंटरनेट पर वो रील्स देख करके अराउज्ड हो रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, बोल रहा है मज़ा आ गया, दिमाग ख़राब हो गया, कैन बी द सेम गाय और कोई और व्यक्ति भी अगर उसको देख रहा है और उस पर मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, उसके ऊपर गालियां दे रहा है, उसके ऊपर भद्दे कमेंट्स लिख रहा है, इन दोनों लोगों में केवल और केवल कंटेक्स्ट का अंतर है। दूर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये दोनों लोग एक्चुअली बिल्कुल 180 डिग्री पे ऑपोजिट एंड्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन असल में ये दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल हैं। सेकेंड आइडिया इज़ कि कूलेज इफ़ेक्ट के ह्यूमंस जो हैं वो मोनोगमी के लिए डिज़ाइंड नहीं हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट देखें बाकी ऑर्गेनिज़म, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर में आपको मोनोगैमस ऑर्गेनिज़म भी मिल जाएंगे जिनका एक सेक्सुअल पार्टनर होता है और मल्टीपल वाले भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोनोगमी वाले पार्टनर बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी अगर एग्जिस्ट करता है तो किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपको इस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज़म मिल जाएंगे जिनका साइज़ लगभग सेम होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज़म मिल जाएंगे जिनका साइज़ में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। तो इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी हो तो उसके अंदर में रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कि आपके बच्चे सबसे बेहतरीन तरीके से पैदा हों, चाहे फिज़िकली, बट आगे चल कर के वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी स्पीशीज़, अपने बच्चों को नंबर ऑफ़ बच्चे आगे बढ़ा पाएँ, एक स्ट्रैटेजी है। इन स्ट्रैटेजीज़ में मोनोगमी, पॉलीगमी, कम बच्चे पैदा करना, ज़्यादा बच्चे पैदा करना, इस सभी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर कोई सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, मतलब मेल का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स एक ही मेल के साथ रिप्रोडक्शन करेंगी, क्योंकि वहाँ पर फिर बच्चे जो पैदा होंगे उसी मेल के होंगे, तो वो ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, तो जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए या थोड़ा, वहाँ पर वो जो पार्टनर है वो शायद या तो पेरेंटिंग के अंदर में हेल्प कर रहा है या फिर अंडे सेकने में हेल्प कर रहा है। वो इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ जो पार्टनर दे पा रहा है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ रही है। तो हमें अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलते हैं, मोनोगमी के भी, पॉलीगमी के भी। बट इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, जो फैक्ट है वो ये है कि मोनोगमी कंपैरेटिवली बहुत कम है, और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ रिप्रोडक्शन करना ज़्यादा कंपैरेटिवली कॉमन है। और मैं बिल्कुल भी ये आर्गुमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप कल को इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल करें, या मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे तो जीन में है ही नहीं मोनोगैमी, मैं तो हुई ही आवारा कुत्ता। कैन यू सी कि मैंने आवारा कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि आउट ऑफ सोशल कंडीशनिंग मैंने भी उसको मॉरली डिस्गस्टिंग वाली कैटेगरी में डाल दिया, जैसे ही कोई व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत की जो कि मेरे लिए गलत था। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे ही कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ करता है, या फिर कोई व्यक्ति 4 बीवियां रखता है, तो किसी टिपिकल हिंदू को आप बताएंगे तो वो मॉरली डिस्गस्टिंग वाली कैटेगरी में उसको रख देगा, और अराउज़ल वाली स्थिति जो है उसमें से गायब करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर उसने नहीं की तो उसके पास अराउज़ल होगा या तो डिस्गस्ट होगा। अराउज़ल वाले को अगर ख़त्म करना है तो डिस्गस्ट वाले को ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। इसमें गलती से भी सही या गलत की परिभाषा में फंसने की कोशिश न करें। मैं भी नहीं करूँगा। वी विल ट्राई टू लुक एट इट एज मच एज इट इज़ पॉसिबल टू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली। एक जगह कज़न मैरिजेस, 1 से 4 ज़्यादा बीवियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये दोनों के दोनों फिर दोबारा से वही पहला कॉन्सेप्ट के या तो एक व्यक्ति के लिए अराउज़ल वाला काम एक अराउज़ल वाली कैटेगरी में जा सकता है, लेकिन अगर आप उसको अराउज़ल वाले को सप्रेस करना है तो सोसाइटल लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर, न्यूरोसाइंस के लेवल पर, साइकोलॉजी के लेवल पर उसको सप्रेस करने के लिए जो बेस्ट
तरीका है टू लेबल इट मॉरली डिस्गस्टिंग कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी किसी कज़न के साथ शादी कर सकता है, कैसे कोई व्यक्ति एक से 7 या 4 बीवियाँ रख सकता है, कैसे कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। मगर इफ़ यू आर ऑन द साइड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्शुअली डोपामिनिक और अलग तरीके से सर्ज लेकर के आता है, अराउजल लेकर के आता है, तभी तो वो व्यक्ति वो पर्टिकुलर काम कर पा रहा है या कर रहा है। क्योंकि जैसे ही इंसान किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक फिज़िकली इंटीमेट होता है तो उसका अराउजल उतना नहीं रहेगा जितना पहले था, तो उसको आप हैबिचुएशन, डिसेंसिटाइजेशन की कैटेगरी में डालते हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ जो पहला किस किया था वो पर्टिकुलर किस अभी उतना दिमाग नहीं फाड़ देता है, लेकिन वहीं अगर कोई नया व्यक्ति इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एंट्री ले और उसके साथ अगर आपको वो काम करने का मौका मिले तो आप दोबारा से उस पर्टिकुलर सर्ज को फील कर पाएंगे। अगेन प्लीज़ रोकिएगा अपने आप को इस सिनेरियो को जज करने से, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू डिसाइफर के जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बीवी को या अपने पति को एक्स्ट्रा मैरिटल में पकड़ता है तो उसको जो भावना है वो डिस्गस्ट के साथ उसको उस आइडिया को रिटेलिएट करता है वो, लेकिन ये वो खुद भी हो सकता था। तो हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी हैव टू कम्युनिकेट कि ये कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग है। वो व्यक्ति जो गाली दे रहा है इंस्टाग्राम पर उस पर्टिकुलर क्रिएटर को, और वो व्यक्ति जो सब्सक्रिप्शन ख़रीद रहा है, ये एक ही व्यक्ति के पहलू हो सकते हैं कि दिन में गाली दे और रात को सब्सक्रिप्शन ले ले। और अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि वो लोग बिल्कुल भी अलग नहीं हैं जो वो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर मॉरल पुलिसिंग करते हुए कि इंस्टाग्राम तो सॉफ्ट पॉर्न बना दिया गया है, धंधा बना दिया गया है, और इसको मॉरल पुलिसिंग के नज़रिए से टैकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ माई ओपिनियन, क्योंकि एवरीबडी इज़ गवर्नड बाय देयर इंसेंटिव। या तो वो इंसेंटिव मॉनेटरी वाला आ रहा है यूट्यूब से कि चल जाए वीडियो, या फिर वो साइकोलॉजिकल आ रहा है कि आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज इट इज़ राइट थिंग टू डू, बट वो इंसेंटिव एग्जिस्ट कर रहा है उधर। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि नाउ आई एम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि ये लोग कुछ अलग नहीं है, क्योंकि दे आर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स कि वही थंबनेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही थंबनेल के अंदर में अधनंगी लड़कियां ब्लर करके दिखानी पड़ेंगी। लेकिन वो पर्टिकुलर अधनंगी लड़कियां ब्लर करके दिखाने से भी क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। तो असल में ये व्यक्ति जो कपड़े नहीं उतारना चाहता है यूट्यूबर, वो भी इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं का टू गेट मोर रीच, क्योंकि उसको वो पॉजिटिव स्पिन नहीं दे सकता कि नहीं नहीं ये तो सही है, और कंडीशनिंग आना, इसलिए वो हमेशा इसको मॉरल पुलिसिंग और डिस्गस्टिंग के नज़रिए से ही सर्व करेगा। अगेन गलती से भी ये मत सोच लेना कि मैं उसको गलत ठहरा रहा हूँ, तो इस बात को सही ठहरा रहा हूँ कि ये करना गलत है। सही और गलत से ऊपर उठना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और ये मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ क्योंकि वी आर टू मच बाउंड विद आर कंडीशनिंग। हम चीज़ों को या तो सही या गलत या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स की टर्म्स में बहुत देखते हैं। अच्छा ये नहीं तो मतलब ये कह रहे हो तुम, नहीं आई एम नॉट सेइंग, वो नहीं कह रहा हूँ। द लाइन इन इट सेल्फ इज़ सेल्फ सफिशिएंट एंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द आइडिया इट सेल्फ। आई एम नॉट indirectly trying to imply something. This idea has also fascinated me कि चाहे सिद्धार्थ जो हरमन हेस की किताब है उसमें किस तरीके से सिद्धार्थ जो है वो कमला के पास जाता है। कमला एक प्रोस्टिट्यूट है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लोग दुनिया का असली चेहरा देखे हुए हैं। एक प्रोस्टिट्यूट, एक शरीर सर्व करने वाली फीमेल इस दुनिया का असली चेहरा जानती है जो शायद बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग एक प्रोस्टिट्यूट दे सकती है वो कभी कोई और नहीं दे सकता। इसलिए अलग अलग कहानियों में, फ़िलासफ़ीज़ में
हार्ला प्रॉस्टिट्यूट का जिक्र आता है कि उससे सीख के आना है कि वो तुमको एक्चुअल में सिखा पाएगा या सिखा पाएगी जिसने इंसान का सबसे नंगा चेहरा देखा है, विचारों में भी और फिजिकली भी। क्योंकि बाकी जगह तो लोग झूठ ही बोल रहे हैं ना, एक आडंबर के साथ अपने आप को पेश करते हैं। एक कमरे में एक संभावना पैदा होती है कि वहाँ व्यक्ति असल नज़र आएगा। तो जब व्यक्ति नंगा होता है विचारों में, शरीर में, और ऐसे व्यक्तियों को देखती है एक फीमेल, और वो इस समाज की असल नंगी सच्चाई बता सकती है, तो वो यूट्यूबर उतना अच्छा नहीं बता पाएगा इस समाज के बारे में मेरे ख़्याल में। मगर वो फीमेल इस समाज, इस फीमेल या इस जो भी व्यक्ति है जो ख़रीद रहा है सामान, उसके बारे में लाख गुना अच्छे तरीके से बता सकती है। और इसको अलग अलग तरीके से किताबों ने भी इस्तेमाल किया। इसलिए जो भी पॉर्न स्टार्स आज की तारीख में ट्विच पर या अलग अलग डिस्कॉर्ड अपने सर्वर चलाती हैं, अपने ऑल्टरनेट जगह पे आती हैं जहां वो डिस्कशन कर पाती हैं, वहाँ पर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नगेट ऑफ विजडम मिल सकते हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से समाज को बहुत कम लोगों ने देखा है, समाज को एक्चुअली नंगा बहुत कम लोगों ने देखा है विचारों में और रियली। मुझे इतने ज़्यादा अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस करने थे, लेकिन शायद मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि शायद 15 मिनट का मैं चाह रहा था बोलूं, लेकिन मैं ज़्यादा बोल गया हूँ। तो एक आइडिया ही अभी आज के लिए रख लेते हैं, वरना तो अब मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ की लिस्ट थी आज। मगर अगर आपको ये पर्टिकुलर आइडिया पसंद आया तो शायद आपको इस पर्टिकुलर वीकेंड जो सेक्स एजुकेशन के ऊपर वर्कशॉप हो रही है वो भी शायद आपको पसंद आए। उसमें पसंद नापसंद का एक एंगल है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा एंगल है टू एटलीस्ट ओपन अप दीज आइडियाज़ टू 18+ लोग के सोच पाएँ एटलीस्ट हम सही डायरेक्शन में। चाहे वो फिजियोलॉजिकली पढ़ाई करवाना हो कि किस तरीके से लोग 2 कॉन्डम लगा लेते हैं, दिमाग लगाते हैं ज़्यादा, बोलते हैं 2 कॉन्डम पहन लेंगे, एक फट गया तो दूसरा काम करेगा, जबकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि 2 कॉन्डम पहनना 1 कॉन्डम पहनने से ज़्यादा बेकार स्थिति है। अब कॉन्डम पक्का फटेगा, मतलब पक्का तो नहीं, ज़्यादा संभावना है उसके फटने की। लेकिन ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट है? सेक्स एजुकेशन का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। फिर इसके अलावा ये बॉडी, कंसेंट, फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल हेल्थ, सोसाइटल, सोशियोलॉजिकल और कितने सारे एंगल से आगे आने वाले हफ्तों में अलग अलग एंगल लेकर के इसको समझूंगा और अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। और उस कड़ी की पहली वर्कशॉप इस सैटरडे संडे है, लिंक नीचे है। हर वर्कशॉप की कीमत 500 रुपये रहती है, ताकि कभी कुछ प्राइस ऊपर नीचे ना हो। एक दाम 500 रुपया। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।